सो वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एकेडमी। फाइनली सुबह के यहाँ पर 8 बज कर के 23 मिनट हो रहा है और हम सभी लोग सीटेट उर्दू के इस ज़बरदस्त लाइव स्ट्रीमिंग में लाइव जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले आप सभी लोग बताइए कि मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा आने में लेट हो गया। ये जो 15 मिनट लेट हुआ, 14-15 मिनट, ये इस वजह से लेट हुआ क्योंकि कुछ टेक्निकल एरर आ गया था। और फिर आजकल पता नहीं क्यों नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली लाइव हम लोग जुड़ चुके हैं, तो ऑल ओके है। एक बार चैट सेक्शन में लिख करके बताइए। जी हाँ, आप सभी को एक साथ वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारी तरफ से भी आप और आपके जितने भी परिवार वाले हैं सभी को सलाम और आदाब है। जल्दी से आ जाइए, आज के इस क्लास की शुरुआत करेंगे। और आप सभी लोग चैट सेक्शन में लिख भी रहे थे आने से पहले कि मैम आइए ना। मैं लगातार आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ टेक्निकल एरर की वजह से जुड़ नहीं पा रही थी, लेकिन अब हम सभी लोग जुड़ चुके हैं। तो सब कुछ ठीक है, अच्छे से सुनाई दे रही हूँ, अच्छे से दिखाई दे रही हूँ। एक बार चैट सेक्शन में लिख करके बता दीजिए ऑल ओके है। आज जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि जुलाई 2024 में जो पूछे हुए सवालात हैं, मारूजी सवालात को लेकर के चल रहे हैं हम सभी लोग। एमसीक्यूज यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं सीटेट में, ये आप लोगों को मैं लगातार करा रही हूँ। पिछले साल के सारे सवाल जो है ना आप सभी लोगों के बीच ला रही हूँ। और आप सभी लोगों का भी प्रदर्शन एकदम ज़बरदस्त रह रहा है। 30 में जो है ना आप बहुत बढ़िया आंसर टिक कर रहे हैं। कभी कभी हाँ हो जाता है, एक क्वेश्चन गलत, 2 क्वेश्चन गलत, 3 क्वेश्चन गलत, ठीक है। तो कोशिश करना है कि 30 में 30 आपका सही हो। आज के इस क्लास के लिए तैयार हैं आप सभी लोग? एक बार चैट सेक्शन में लिख करके बताइए। यस, ऑल ओके। तैयार हैं आप सभी लोग? तो लिखिए, आज के इस क्लास की शुरुआत हैशटैग बिस्मिल्लाह के साथ स्टार्ट करेंगे। और एक बार वीडियो को जल्दी से लाइक करके और शेयर करेंगे आप सभी लोग। सभी को बुलाएंगे एक बार, आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिए। और आपके कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं, एक बार दिल से रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना शेयर कीजिए प्लीज़, ठीक है। शेयर करके सबको बुला लीजिए और उसके बाद से स्टार्ट किया जाएगा आज का ये क्लास। क्या बात है। अभी भी कुछ लोगों का कहना है कि कब आएंगी मैम। मैं तो आ चुकी हूँ। वीडियो तो चल रहा है ना प्रॉपर तरीके से, सब ठीक है ना? तो जितना ज़्यादा हो सके आपको शेयर कर देना है। एक बार जल्दी से फटाफट शेयर कर दीजिए आप सभी लोग। और सभी को बुला लेना है शेयर करके। आपके कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं चारों तरफ एक बार शेयर कर दीजिए। और फिर आज के इस क्लास की चलिए शुरुआत करते हैं। ऑल क्लियर है? क्या बात है। तो जुलाई 2024 के सवालात का एनालिसिस होने वाला है। कैसे कैसे जुलाई 2024 में सवाल सीटेट उर्दू के पूछे गए हैं, चलिए देखते हैं। मारूजी सवालात यानी कि एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव है। और सीटेट 2025-26 जैसा कि लिखा हुआ दिख ही रहा है। और 2026 में जो 8 फरवरी को एग्ज़ाम है उसी की ज़बरदस्त तैयारी चल रही है। और आप सभी लोगों को जुड़ जाना है। और इसके पिछले जितने भी क्लास हुए हैं आप ज़रूर, मस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप किए हों। थ्योरी के साथ साथ इसके पिछले जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं उसको भी देख लेना है, ठीक। लाइए मैम क्वेश्चन, क्या बात है। तो चलिए अब आपके स्क्रीन के ऊपर मैं क्वेश्चन लाने जा रही हूँ। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गो टू स्टार्ट। ध्यान रहे, जुलाई 2024 का तो क्वेश्चन है पेपर 2 और लैंग्वेज 1, ठीक है। लेकिन पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एस्पिरेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। इबारत और शेर से उसी तरह से सवाल रहेंगे, पेडागोजी के वैसे ही सवाल रहेंगे जैसे कि पेपर 2 और पेपर 1 में रहते हैं। तो सभी लोग के लिए एकदम ज़बरदस्त क्लास है। तो लीजिए आपके सामने
ये जो सवाल है सेट के का है, यानी कि बुकलेट कोड जो है वो के का है। इसके पहले वाले क्लास में मैं आप लोग को सेट ए का कराई थी, ये सेट के है। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या है, किस तरह से है क्वेश्चन। पर्चा 2 यानी कि पेपर 2 का है और लंबा चौड़ा इंस्ट्रक्शन दिए गए रहते हैं। इसको आप सभी लोग चाहें तो पढ़ लेंगे, पीडीएफ तो गया ही है। और हाँ, पीडीएफ के बारे में एक और बात मैं बताना चाह रही थी, पीडीएफ सिर्फ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैं भेजी हूँ टेलीग्राम पर। आप हर एक सवालों का जवाब जो है ना, जो 30 के 30 क्वेश्चन है, अगर हर एक सवालों का जवाब चैट सेक्शन यानी कि कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे के सारे पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगी, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो ये है 91 से लेकर 120 यानी कि पेपर 2 और लैंग्वेज 1 का सवाल। चलिए देखते हैं, बहुत आसान ही है। सबसे पहले तो लैंग्वेज 1 में ये सवाल पूछे जा रहे हैं, लैंग्वेज 1 के लिए है। और लैंग्वेज कंप्रेशन, इबारत और शेर से बहुत ही आसान सवाल पूछे जाते हैं, ये तो कंफर्म है। फटाफट आप लोग बता देंगे। तो सबसे पहले इबारत से क्वेश्चन आएगा, उसके बाद से शेर से क्वेश्चन आएगा, अशार। तो देखिए हिदायत दिया गया है कि नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। इस इबारत यानी कि गद्यांश से 91 से लेकर 99 तक क्वेश्चन रहेगा। अब चलिए मैं आप लोगों को डायरेक्ट पढ़कर ही दिखा देती हूँ और उसके बाद से क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो इबारत यानी कि गद्यांश यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, पढ़ रहे हैं हम। आज की जदीद तर्ज जिंदगी की एक इल्लत फास्ट फूड का इस्तेमाल है। ठीक है, जिसको बड़े शौक से खाया जाता है, यानी कि ये जो इबारत है ये किसके बारे में है, फास्ट फूड के बारे में है। यह वह पकवान या ग़िज़ाएं हैं जिन्हें फौरन तौर पर तैयार करके गर्मा गर्म ग्राहक के सामने परोसा जाता है। उनकी पेशकश और तैयारी दोनों फौरन तौर पर होते हैं और इसलिए इन्हें फास्ट फूड या झटपट खुर्दनी अशिया कहा जाता है। नई तहजीब और बदले हुए तर्ज जिंदगी ने समाज के सामने एक मसला खड़ा कर दिया है। यह ज़रूर है कि बहुत से बेकार लोगों को रोज़गार के मौके फराहम हुए हैं, मगर फास्ट फूड के इस्तेमाल ने दूसरे मसाइल को जन्म दिया है। हम यह कह सकते हैं कि जदीद तहजीब की एक लानत है फास्ट फूड। तो कितने लोग हैं जो फास्ट फूड खाते हैं, इससे ज़्यादा जूम नहीं हो सकता है इबादत जी। आती अनाज का कहना है अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए अब आप सभी लोग क्वेश्चन करने के लिए तैयार। मैंने इबारत तो पढ़ दिया, इबारत आप लोगों ने सुन भी लिया, अब क्वेश्चन करते हैं। मैम जी पेपर 2 का तैयारी कब से करवाइएगा? पेपर 1 का हो गया क्या? ये पेपर 2 का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये जो आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है ये पेपर 2 का ही है। बट मैं कहती हूँ कि पेपर 1 और पेपर 2 ये मायने नहीं रखता है, आप क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि जैसे क्वेश्चन पेपर 1 में पूछे जाएंगे एकदम सेम टू सेम वही टॉपिक रहेगा पेपर 2 में भी। ठीक है, तो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। सभी लोग फास्ट फूड खाते हैं, फास्ट फूड चाउमीन बर्गर पिज़्ज़ा फ्रेंच फ्राई, ये सब क्या है, ये सब फास्ट फूड है। तो 91 नंबर सवाल देखते हैं। 91 नंबर सवाल, इस इबारत से सबसे पहला प्रश्न, फास्ट फूड को कौन सी अशिया कहा जाता है? ग़िज़ाइयत से भरपूर अशिया, मज़ेदार और चटपटी अशिया, या फिर बेशकीमती खाने की अशिया, या फिर चटपटी खुर्दनी अशिया। वेरी गुड, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कहा गया है। यहाँ पर इन्हीं फास्ट फूड झटपट खुर्दनी अशिया कहा जाता है, इसलिए इन्हें फास्ट फूड झटपट खुर्दनी अशिया कहा जाता है। तो सबसे पहले सवाल का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, इसमें कहा गया है झटपट
क्योंकि झटपट तैयार होता है, जितने भी फास्ट फूड एकदम 5 मिनट में तैयार। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सवाल का तो जवाब आप लोगों का बिल्कुल सही हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं। जदीद तर्ज जिंदगी में किसको इल्लत कहा गया है? साउथ इंडियन फूड को, या फिर नॉर्थ इंडियन फूड को, या फिर फास्ट फूड को, या फिर चाइनीज फूड को? तो याद रखिएगा, अभी मैंने पढ़ा जो इबारत यानी कि गद्यांश, उसमें कहा गया है कि फास्ट फूड क्या है? जदीद तर्ज जिंदगी की एक इल्लत है फास्ट फूड। तो फास्ट फूड को क्या कहा गया है? जदीद तर्ज जिंदगी की इल्लत। ऑप्शन नंबर सी यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी द एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन, और सभी का जवाब बिल्कुल सही है। फिर है यहाँ पर 93 नंबर क्वेश्चन कि फास्ट फूड ने किसको रोजगार के मौके फराहम किए हैं? इनमें बहुत से बेकार लोगों, बहुत से किसानों को, बहुत से तालिब इल्म को, फास्ट फूड के माहिर को। तो यहाँ पर कहा गया है कि बहुत सारे बेकार लोगों को रोजगार के मौके दे दिए हैं ये फास्ट फूड, यानी कि जिनको रोजगार नहीं मिला था वो भी ये फास्ट फूड बना बना करके अपना रोजगार उसमें ढूंढ लिए हैं। ठीक, तो बहुत से बेकार लोगों को ये रोजगार दे दिया है फास्ट फूड। ठीक, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए ऑप्शन विल बी द एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल यहाँ पर 94 नंबर है कि फास्ट फूड ग्राहक के सामने कैसे पेश किया जाता है? अच्छी तरह पकाकर, अच्छी तरह सजाकर, गर्मा गर्म, या फिर ठंडा ठंडा? तो अभी मैंने इबारत पढ़ा, मुझे अभी भी याद है, ग्राहक के सामने एकदम गर्मा गर्म पका करके पेश किए जाते हैं। तो इसका भी ऑप्शन नंबर थर्ड सी ऑप्शन विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। गर्मा गर्म जो है ना पेश किए जाते हैं। गरम का मुतजाद क्या होगा, यानी कि गरम का अपोजिट वर्ड, उल्टा अर्थ रखने वाला शब्द? गर्द, नरम, जर्द, या फिर सर्द? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए, इसका सही आंसर क्या होगा? डी, एकदम 100% कंफर्म लॉक कर दिया जाए ऑप्शन नंबर डी को। ओ माय गॉड, यहाँ पर लाइक की संख्या मुझे अचानक दिख गया, बहुत कम है। एक बार जल्दी से आप सभी लोग लाइक कीजिए। हाँ, हालांकि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सर्द। गरम का मुतजाद यानी कि उल्टा अर्थ रखने वाला जो लफ्ज होगा, शब्द, वो होगा सर्द। गरम और सर्द ये एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है।
तो बिल्कुल सही, अभी तक आप सभी लोग सही जा रहे हैं और सही जाना भी है, एकदम सोच समझ करके आपको आंसर बताना है। ठीक है, अगला सवाल, फास्ट फूड की तैयारी और पेश कैसे होती है? बहुत सादा तरीके से, दोनों आहिस्ता आहिस्ता तैयार होते हैं, या फिर बहुत अच्छे तरीके से, दोनों फौरन तौर पर? तो जितने भी फास्ट फूड है, नाम ही में फास्ट और फूड, यानी कि जिस फूड को फास्ट तरीके से, जितना फास्ट हो के उतना फास्ट तैयार किया जाए, उसी को ही फास्ट फूड कहा जाता है। तो फौरन तरीके से, इसका भी ऑप्शन नंबर डी ही होगा। फोर्थ ऑप्शन विल बी द एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। मैम 9 बजे से पढ़ाइए, मुझे खाना बनाना रहता है। ये जीविका का मैराथन जब से चल रहा है ना, तब से 9 बजे से पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, लेकिन 8:30 बजे से पॉसिबल है, ये हो सकता है। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है, 8:30 बजे से कर देंगे। अब शय की जमा यानी कि शय का बहुवचन क्या होगा? अशियातातीन, अशियातीन, अशिया, या फिर अशियातें? तो खुद उसमें दे दिया है, जो मैंने इबारत पढ़ा उसमें खुद ऑलरेडी दे दिया हुआ ही है। बीएसएससी वाला क्लास नहीं हो रहा है, बीएसएससी वाला क्लास चल रहा है, सिर्फ हिंदी वाला, हिंदी का सिर्फ और सिर्फ अभी मेरा क्लास चल रहा है शाम को 4 बजे। बाकी क्लासेस इसलिए नहीं चल रही हैं क्योंकि जीविका का मैराथन हो रहा है, इस वजह से। धीरे धीरे जैसे ही मैराथन खत्म होगा तो सारे के सारे क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी, टेंशन नहीं लीजिए, और अपने अपने समय पर एकदम फिट हो जाएंगी। अभी थोड़ा सा फेरबदल हुआ है टाइमिंग में, बट हाँ, कार्यालय परिचारी बीएसएससी वाला जो है, हिंदी का क्लास शाम को 4 बजे से, वो बदलाव नहीं हुआ है, वो 4 बजे से ही हो रहा है। इसका बताइए। यस, शय की जमा अशिया, वेरी गुड। अभी मैंने पढ़ा, शय की जमा खुद अशिया दिया हुआ ही है। तो 2 क्वेश्चन ग्रामर से तो हो ही गए। 98 नंबर क्वेश्चन है कि किसने समाज के सामने एक मसला खड़ा कर दिया है? जदीद तर्ज जिंदगी और रहन सहन ने, नई पीढ़ी और बदलते हुए रवैयों ने, या फिर नई तहजीब और बदलते हुए तर्ज जिंदगी ने, या फिर पुरानी तहजीब और बदलती हुई अकदार ने? तो देखिए, यहाँ पर क्या पूछा है, समाज के सामने एक मसले खड़ा कर दिए हैं, एक मसला खड़ा कर दिया है, कौन, ये पूछ रहा है। तो मैंने खुद पढ़ा था, बताइए ऑप्शन क्या होगा, एक बार देख लिया जाए इबारत, या फिर ऐसे आप सभी लोग आंसर बता देंगे? यहाँ पर खुद कहा गया है इबारत में, यस, तर्ज जिंदगी ने, बदले हुए तहजीब और बदले हुए तर्ज जिंदगी ने समाज के सामने एक मसला खड़ा कर दिया है। बस इतना काफी है। अब देखेंगे तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया है, नई तहजीब और बदलते हुए तर्ज जिंदगी ने समाज के सामने मसला खड़ा कर दिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक है, ये आसान था। चलिए, अगला है 99 नंबर क्वेश्चन, ध्यान रहे, ये इबारत का आखिरी सवाल। 91 से लेकर 99 तक था ना, तो ये 99 नंबर क्वेश्चन है कि फास्ट फूड किसे कहते हैं? जिसमें तेल का इस्तेमाल ज़्यादा होता हो, जिसमें मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, या फिर जो सिर्फ मैदा से बनाया जाता है, या फिर वह पकवान या ग़िज़ाएं जिन्हें फ़ौरन तौर पर तैयार किया जाता है। तो ये जो खुद दिया गया है इबारत, उस हिसाब से बताना है। इबारत में खुद कहा गया है कि फास्ट फूड किसे कहते हैं? वह पकवान या फिर ग़िज़ाएं यानी कि भोजन जिन्हें फौरन तौर पर तैयार कर दिया जाए, एकदम फटाफट झटपट, फास्ट, इसी वजह से फास्ट फूड कहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। मुझे लगता है कि 99 क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं, तो अभी तक सारे के सारे सवाल आप लोगों के सही हो रहे होंगे। अगला सवाल भी सही होना चाहिए, एकदम सोच समझ करके आप आंसर बताना है। आज 30 में 30 ला ही लेना है, गलती नहीं करना है। नीचे दिए हुए शेरी हिस्से को पढ़ना है, यानी कि कुछ अशार दिए गए हैं, और इस अशार से
100 से लेकर 105 तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसका जवाब बताना है इन्हीं अशार को पढ़ करके। तो पहले मैं पढ़ देती हूँ। सबसे अच्छा देश हमारा दुनिया भर से न्यारा है, प्यारा देश हमारा भारत हमको दिल से प्यारा है, ऊंचे पर्वत उसके लहराते हैं जिन पर जंगल, उसकी खाक से पैदा होकर हमने सुध-बुध पाई है, क्यों ना करें हम इसकी सेवा, अपनी इसमें भलाई है। ठीक, तो ये अशार थे। अब इससे सवाल ये रहे आपके स्क्रीन के ऊपर। 100 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर कि शायर के नजदीक देश के ऊंचे ऊंचे पर्वत क्या लहराते हैं? बादल, परिंदे, जंगल या फिर परचम? तो यहाँ पर कहा गया है ऊंचे ऊंचे पर्वत उसके लहराते हैं जिन पर जंगल। अच्छा, पर्वत पर जंगल लहराते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी की बात बोल रहा है यहाँ पर, खुद कहा गया है। देखिए, ऊंचे ऊंचे पर्वत इसके लहराते हैं जिन पर जंगल, पर्वत पर जंगल लहराने की बात कही गई है इस शेर में, तो इसी वजह से ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायर ने देश को क्या कहा है? दुनिया भर से अनोखा, दुनिया भर से खुशनुमा, दुनिया भर से न्यारा या फिर दुनिया भर से निराला? क्या कहा है शायर ने? दुनिया भर से न्यारा ही कहा है। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग, क्या है यहाँ पर। दुनिया भर से न्यारा, वेरी गुड। सबसे अच्छा देश हमारा दुनिया भर से न्यारा है, प्यारा देश हमारा भारत हमको दिल से प्यारा है, ये कहा गया है। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। दुनिया भर से न्यारा कहा गया है, शायर ने देश को न्यारा कहा है। फिर है, भलाई का मुतजाद यानी कि अपोजिट वर्ड क्या होगा? उल्टा अर्थ रखने वाला लफ्ज क्या होगा? उल्टा मानी रखने वाला। भलाई का बदी, अच्छाई, नेकी या फिर बुराई? इसका भी आंसर आप एकदम खटाखट बता सकते हैं। ये भी एकदम हलवा सवाल है कि नहीं? भलाई का कौन नहीं जानता है बुराई। तो ये चौथा क्वेश्चन था ग्रामर का। आप देख पा रहे होंगे जितना भी मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि PYQs करा रही हूँ, ग्रामर से 4 सवाल रह ही रहे हैं। बाई हुक एंड बाई क्रुक 4 क्वेश्चन तो ग्रामर का पूछ ही रहा है। कंफर्म है कि 4 क्वेश्चन ग्रामर के रहेंगे और वो भी हलवा सवाल। 103 नंबर क्वेश्चन है कि शायर ने दिल से प्यारा किसे कहा है? अपने भाई को, अपने वालिद को, अपने दोस्त को या फिर अपने देश को? बिल्कुल अपने देश को कहे हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका भी क्या हो जाएगा? डी, अपने देश को। फिर है, इसकी डॉट डॉट से होकर पैदा, दैल में दिए गए लफ्जों में सही लफ्ज भरिए। अच्छा, यहाँ पर खाली जगह पर भरना है, क्या रहेगा? इसकी धूल से होकर पैदा या फिर इसके गर्द से होकर पैदा या फिर इसकी खाक से होकर पैदा या फिर इसकी मिट्टी से होकर पैदा? मतलब यहाँ पर खाली जगह पर क्या रहेगा चारों ऑप्शन में से? सोच समझ करके बताना है, क्योंकि मुझे अभी भी याद है उसमें कहा गया था इसकी खाक से होकर के पैदा, जो कि मैं अभी दिखा दे रही हूँ। खाक से ही कहा है, देखिए, इसकी खाक से पैदा होकर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी में देखिए दिया है खाक। सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है, खाक से होकर पैदा। अब अगला सवाल 105 नंबर, जो कि इस शेरी हिस्से से लास्ट सवाल है। शायर अपनी भलाई किस में समझता है? ए में है देश की अजमत बयान करने में, देश को तरक्की याफ्ता बनाने में, या फिर देश की सेवा करने में, या फिर देश का नाम ऊंचा करने में? इसका क्या होगा? उर्दू अनुवादक का क्लास क्यों नहीं ले रहे हो मैम? नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है, अगले साल
मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि कब 2026 स्टार्ट हो, तो थोड़ा नोटिफिकेशन देखने को मिले, एक बार आ जाता तो बहुत बढ़िया रहता। और मैंने अभी कहा भी है कि 2026 में नोटिफिकेशन आने की संभावना है, तो अगर आती है तो बिल्कुल क्लास चलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। आंसर बताइए इसका क्या होगा। वेरी गुड, देश की सेवा करने में जो एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। ये बहुत ही आसान है। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि अब आने वाला है आपके सामने पेडागोजी का क्वेश्चन। और मैं आपको पहले ही आगाह कर दे रही हूँ कि पेडागोजी से जो 106 नंबर से सवाल स्टार्ट होंगे, इसको जरा सोचना है, समझना है, और तब सही उत्तर टिक करना है। ठीक है, सोच समझ करके। यहाँ तक तो आप जो 15 क्वेश्चन 91 से लेकर के अभी 105 तक हम लोग क्वेश्चन कर लिए। 15 का 15 क्वेश्चन आपका सही होगा, मुझे पूरा यकीन है। अभी तक 15 में 15 आया कि नहीं, पहले ये बताइए। अब पेडागोजी स्टार्ट होगा और इसमें गलती आप कर सकते हैं, तो सोच समझ करके बताइएगा क्वेश्चन का आंसर। ठीक, तो 15 क्वेश्चन तो लैंग्वेज कंप्रेशन से हो गए। अब पेडागोजी का पहला सवाल 106 नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पूछ रहा है, असातिज़ा, तलबा और मवाद पर जांच और अंदाज़ा कद्र के असरात को क्या कहा जाता है। क्लासरूम के असरात, तक़वियत, ज़ख़ीरा के असरात, या फिर वाश बैक के असरात। क्या पूछ रहा है, असातिज़ा यानी कि टीचर, तलबा यानी कि बच्चे, छात्र, और मवाद यानी कि मटेरियल। सॉरी। तो यहाँ पर क्या होगा, क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए। असातिज़ा, तलबा और मवाद पर जांच और अंदाज़ा कदर के असरात को क्या कहा जाता है, प्रभाव को क्या कहेंगे। ए में है क्लासरूम के असरात, क्लासरूम के असरात ए लगा रहे हैं, मुझे नहीं लगता है ए। तकवियत भी नहीं होगा, ज़ख़ीरा के असरात, वश बैक के असरात ये कह सकते हैं। तकवियत तो होगा नहीं, ज़ख़ीरा का असरात तो बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। क्लासरूम के असरात यानी कि उसके प्रभाव, नहीं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारे हिसाब से सही लग रहा है, वॉशबैक के असरात। डी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर, क्योंकि बोल रहा है असातिज़ा, शिक्षक, छात्र और मटेरियल पर जांच और अंदाज़ा कद्र के असरात यानी कि प्रभाव को वॉशबैक के असरात कहेंगे, प्रभाव कहेंगे। तकवियत तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, डी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। क्यों, देखिए मैं बता रही हूँ। वॉशबैक, इसका अर्थ भी बता दीजिए, मैं बताती हूँ। असातिज़ा यानी कि शिक्षक, तलबा यानी कि छात्र, और मवाद यानी कि मटेरियल पर जांच और अंदाज़ा कद्र यानी कि मूल्यांकन के असरात यानी कि प्रभाव पूछ रहा है। प्रभाव की बात करें ना, तो वॉशबैक ही आपको लगाना है। वॉशबैक का अर्थ यानी कि मानी है कि किसी परीक्षा या मूल्यांकन का शिक्षण या फिर सीखने की जो प्रक्रिया है, सीखने का अमल, उस पर पड़ने वाला प्रभाव। तो ये वही तो बोल रहा है कि उस प्रभाव को क्या कहते हैं, असरात यानी कि प्रभाव को क्या कहते हैं।
तो वॉश बैक ही कहा जाता है। वॉश बैक को बैक वॉश भी कहा जाता है। इसको हो सकता है कि वॉश बैक ना लिख करके बैक वॉश लिखे, याद रखिएगा। तो बैक वॉश का अर्थ क्या है, वॉश बैक या फिर बैक वॉश का अर्थ क्या है, इसका मानी है कि किसी भी जांच या फिर अंदाजा कद्र यानी कि मूल्यांकन का सीखने की प्रक्रिया पर पड़ने वाला प्रभाव यानी कि असरात, उसी को कहा जाता है वॉश बैक के असरात। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। यहाँ पर डायरेक्ट आपको वॉश बैक याद रखना है। ये क्या है, सीखने की प्रक्रिया यानी कि सीखने के अमल पर पड़ने वाला असरात यानी कि प्रभाव है। यानी कि कोई भी टेस्ट, कोई भी अंदाजा कद्र, कोई भी जांच जो है उस्ताद के पढ़ाने के तरीके और छात्र के सीखने के तरीके को किस हद तक प्रभावित करता है, उसका असर किस हद तक पड़ता है, ये बताता है। तो वॉशबैक इसके असरात, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 107 नंबर, कॉलम एफ में जबान के तदरीस के तरीके और इफ में सॉरी आई एम रियली सॉरी अलिफ में जो है, ये जो अलिफ है कॉलम अलिफ, इसमें जबान की तदरीस यानी कि शिक्षण के तरीके बताए गए हैं, और कॉलम बी में उनसे मुतालिक सरगर्मियां यानी कि गतिविधियां, एक्टिविटीज या फिर वजाहतें दी गई हैं। तो उनका मिलाप करना है, आपको क्या करना है, मिलाप करना है यानी कि मिलाना है। को मिलाना है, कॉलम अलिफ में क्या है, जबान की तदरीस के तरीके यानी कि शिक्षण के तरीके, और बी में है उनसे मुतालिक सरगर्मियां यानी कि गतिविधियां। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है तरसीली जबान की तदरीस, बी में रास्त तरीका, कवायद का इतलाक और वेस्ट का नया तरीका। तो यहाँ पर देखिए इसमें अलिफ में दिया है समाजी तौर पर काबिल कबूल और सियाक के एतबार से मुनासिब ज़बान खामोश मुताला, और खामोश मुताला तहरीरी अदबी मतन और कवायद के इस्तिक़राई तदरीस। अब आपको मिलाना है कि अलिफ, ये जो ऑप्शन 1 है, इसका मिलाप किससे होगा, यानी कि तरसील ज़बान की तदरीस में इस तरह के शिक्षण में किस तरह की गतिविधियां होती हैं, किस तरह से बच्चों को आप पढ़ाते हैं, ये शिक्षण का तरीका है, पढ़ाने का तरीका, और इन पढ़ाने के तरीके में क्या करवाया जाता है ये यहाँ पर है, और आपको मिलान करना है। क्योंकि पेपर 2 का ये पेडागोजी है तो हार्ड होगा, पेपर 1 का आसान रहता है, लेकिन ये पेपर 2 का है, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए तरसीली जबान की तदरीस यानी कि इस तरह के शिक्षण में समाजी तौर पर, यहाँ पर तरसीली की बात आ गई ना, तरसील जबान की तदरीस यानी कि इस तरह के शिक्षण में समाजी तौर पर काबिल कबूल और सियाक के एतबार से मुनासिब जबान का खामोश मुताला होता है। यानी कि ये जो पहला वाला ऑप्शन है, इसका मिलान ऑप्शन नंबर, ये जो अलिफ वाला ऑप्शन है इसी में जाएगा। तरसील की बात आ गई, संप्रेषण की बात आ गई, तो समाज की बात जरूर आएगी, याद रखिएगा। तो तरसील ज़बान की तदरीस यानी कि समाजी तौर पर काबिल कबूल और सियाक के एतबार से मुनासिब ज़बान खामोश मुताला। तो ऑप्शन नंबर जो अलिफ है ये इसके हिसाब से सही है, यानी कि ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये तरीका है शिक्षण का, और इसमें क्या किया जाता है, तो समाजी तौर पर काबिल कबूल और सियाक के एतबार से मुनासिब ज़बान का खामोश मुताला होता है। तो 1 का अलिफ में जाएगा, तो 1 का अलिफ, 1 का जिम में गया है, 1 का बे में गया है,
एक का अलिफ में गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस हिसाब से सही हो जाएगा। बाकी 2 का डी में जाएगा। रास्त तरीका में क्या होता है? कवायद के इस्तिक्राई तदरीस। तो 2 का डी और 3 का कवायद का इतलाक और वेस्ट का नया तरीका खामोश मुताला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर, थर्ड वाला। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि आमोजिश के किस मुक्तब फिक्र का मानना है कि जबान चाहे लफ्जी हो या गैर लफ्जी, यह आदत के तश्कीली अमल से अंजाम पाती है। अच्छा, ठीक से इसको पहले अच्छे से समझ लेना है। आमोजिश के किस मकतब फिक्र का मानना है कि ज़बान चाहे लफ्ज़ी हो या फिर गैर लफ्ज़ी, ज़बान यानी कि भाषा चाहे लफ्ज़ी हो या फिर गैर लफ्ज़ी, यह आदत के तश्कीली अमल से अंजाम पाती है। ये में है वकूफ़ियत पसंद, तामलियत पसंद, अमलियत पसंद या फिर किरदारियत पसंद। तो चाहे वो लफ्ज़ी हो या फिर गैर लफ्ज़ी, यहाँ पर क्या बोल रहा है? चाहे वह लफ्ज़ी हो या फिर गैर लफ्ज़ी, यह आदत की तश्कीली अमल से अंजाम पाती है, तो किरदारियत पसंद ही होगा। किरदारियत पसंद का ही मानना है कि ज़बान चाहे लफ्ज़ी हो या फिर गैर लफ्ज़ी, लफ्ज़ी तौर पर बयान या फिर गैर लफ्ज़ी तौर पर बयान, वो किरदारियत पसंद यानी कि यह आदत के तश्कीली अमल से अंजाम पाती है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर, किरदारियत पसंद। फिर है अगला सवाल, ज़बान का उस्ताद हर रोज़ क्लास में अखबार, मेन्यू कार्ड और ट्रेन टिकट जैसी चीज़ें लेकर के आता है ताकि 5वीं जमात के तलबा को पढ़ा सके। आमोजिश के लिए वह क्या कर रहा है? यानी कि अधिगम के लिए वो अभी क्या कर रहा है? एम है वह असल ज़िंदगी के हालात में अपने तलबा को अंग्रेज़ी सिखाना चाहता है, या फिर वह तलबा में आगाही पैदा करता है, या फिर अपनी तदरीस को ज़्यादा हकीकी और सौदामंद बनाने के लिए सूदमंद बनाने के लिए वह मुस्तनद मवाद का इस्तेमाल करता है, या फिर वह अपने तलबा को कई ज़बानें सिखाने की कोशिश करता है। क्या कर रहा है ज़बान का उस्ताद यानी कि शिक्षक जो है, हर रोज़ क्लास में अखबार, मेन्यू कार्ड, ट्रेन टिकट जैसी चीज़ें लेकर के आता है ताकि 5वीं जमात यानी कि 5वीं क्लास के छात्र को पढ़ा सके। तो वो आमोजिश के लिए क्या कर रहा है, ये सवाल पूछा गया है। सही क्या लग रहा है आपके हिसाब से? यस, सबसे सूटेबल ऑप्शन नंबर सी ही होगा। वेरी गुड। अपनी तदरीस को ज़्यादा हकीकी और सूदमंद बनाने के लिए वह मुस्तनद मवाद का इस्तेमाल कर रहा है, अपने शिक्षण को और भी ज़्यादा रियल लाइफ से जोड़ने की कोशिश कर रहा है और चाहता है कि बच्चों को बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आए। ऑप्शन नंबर सी। फिर है अगला सवाल कि दर्ज झैल में से कौन हिंदुस्तान में ज़बान के हवाले से दुरुस्त नहीं है? ज़बान के हवाले से दुरुस्त नहीं है। इम है संस्कृत जदीद हिंदुस्तानी ज़बान है, हिंदी हिंदुस्तानी बरसगीर का लिंगुआ फ्रेंका है, दस्तूर हिंद के मुताबिक अंग्रेज़ी मुआविन कारोबारी ज़बान है। डी में है दस्तूर हिंद के 8वीं शेड्यूल में कुल 22 ज़बानें शामिल है। तो इस हिसाब से आपको क्या लगता है? जो ऑप्शन नंबर डी में कहा गया है कि दस्तूर हिंद के 8वीं शेड्यूल में कुल 22 ज़बानें हैं, ये सही है, ये बयान दुरुस्त है। लेकिन यहाँ पर पूछा है कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी तो सही है, ये बयान दुरुस्त है कि सही बात है, 22 ज़बानें यानी कि 22 भाषाएं दर्ज है भारतीय संविधान में। तो ये तो ठीक है, आपको बताना है कौन बयान सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है। उसके बाद से अगर सी की बात करें तो दस्तूर हिंद के मुताबिक अंग्रेजी मुआविन कारोबारी ज़बान है, ये भी बात सही है। मुआविन सरकारी ज़बान का दर्जा दिया गया है, मुआविन कारोबारी ज़बान का दर्जा दिया गया है अंग्रेज़ी को,
तो ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। और हिंदी हिंदुस्तानी बरसगीर का लिंग्वे फ्रैंका है, तो बिल्कुल ये भी कथन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड भी नहीं होगा। संस्कृत जदीद हिंदुस्तानी जबान है, ये जो कथन है ये बयान दुरुस्त नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल, हिंदुस्तान में कसीर लिसानियत का मकसद असातिज़ा को समझाना है। कसीर लिसानियत यानी कि बहुभाषिकता का मकसद असातिज़ा यानी कि शिक्षक को समझाना है कि एक मतनू समाज में ज़बान की पॉलिसी वज़े करनी चाहिए, या फिर ज़बान शनाख्त और तहजीब व सकाफ़त अलहदा अलहदा चीज़ें हैं, तरसील होती है और समाजी रवाब्त बरकरार रखे जाते हैं, या फिर अक़लियती ज़बान को गालिब ज़बान के साथ मिला देना चाहिए। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। कसीर लिसानियत की जहाँ पर भी बात आए, बहुभाषिकता का मकसद असातिज़ा को समझाना है कि कसीर लिसानियत से क्या होता है, तरसील यानी कि संप्रेषण होता है। आप उसे एक मवाद की तरह लेते हैं, उसको तालीम में रुकावट नहीं समझते हैं, उससे तरसील होती है और समाजी रवाब्त बरकरार रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला सवाल, कहानी के ज़मान व मकान को क्या कहा जाता है, प्लॉट, मिराज, मरकजी ख्याल या फिर बिंद। ये तो एकदम आसान सवाल है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ज़मान व मकान सुने में शामिल होता है क्या, ऑप्शन नंबर ए में दिया है मौजू से मुतालिक साबका मालूमात को इस्तेमाल करना, आवाज़ को पहचानना और उसके मानी अखज़ करना, आवाज़ को सुनना और उन्हें डिकोड करना, या फिर मवाद के बारे में कियास करना। क्या होगा, मवाद के बारे में कियास करना नहीं होगा, सुनने में शामिल होता है। सुनने का मतलब ये हुआ कि आप आवाज़ को पहचान रहे हैं और उसका मानी समझ रहे हैं। आवाज़ को पहचानना और उसका मानी समझना, सुन करके सामने वाला व्यक्ति जो कह रहा है उसकी बातों को समझना, इसी को असल में सुनना कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ऑप्शन विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। फिर है अगला सवाल यहाँ पर कि दर्ज झैल में से कौन सबक सुनने की मनसूबा साजी का अहम आमिल नहीं है। सबक सुनने की मनसूबा साजी का अहम आमिल नहीं है, बोलने वालों की जिन्स, बोलने वालों की तादाद, रिकॉर्डिंग को थोड़े देर के लिए रोक देना, या फिर तरसील की रफ्तार। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सबक सुनने के मनसूबा साजी का अहम अमल नहीं है, अहम अमल नहीं है। तो बोलने वालों की जिन्स, ये कैसे अहम अमल हो सकता है, नहीं। तरसील की रफ्तार अहम अमल है, रिकॉर्डिंग को थोड़े देर के लिए रोक देना, फिर है बोलने वालों की तादाद, लेकिन बोलने वालों की जिन्स ये अहम अमल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। फिर है अगला सवाल 115 नंबर यहीं पर कि ज़बान की किन महारतों को वसूली महारतें कहा जाता है। वसूल यानी कि जब हम दूसरों की बात को समझते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसको आप वीवीआई ज़रूर लगा लीजिएगा, यानी कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये बहुत बार रिपीट हुआ है, या तो सुन करके नहीं तो पढ़ करके। तो सुनना और पढ़ना किस में है, ऑप्शन नंबर सेकंड में है। या तो सुन करके दूसरी की बात, फीलिंग्स, जज्बात को समझेंगे, या फिर पढ़ करके। तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ये और भी ज़्यादा आसान था। अगला सवाल, उस्ताद तलबा को रेस्टोरेंट में मुश्तमिल लफ्जियात से मानूस करने के लिए एक काम देता है। दर्ज झैल में से किसे सबक के मकासद में शामिल होना चाहिए। ए में है
छुट्टियां मनाने की जगहों के बारे में मतन से मुतारिफ कराना, आवाज़ को पहचानना और उससे मानी अखज़ करना, तलबा को लुगत में शामिल अल्फाज से मानूस कराना, या फिर कवायदी मशकों से मानूस कराना। तो ये देखिए सवाल क्या पूछा था, उस्ताद जो है तलबा को रेस्टोरेंट में मुश्तमिल लफ्ज़ियात से मानूस करने के लिए एक एक काम देता है। दर्ज झैल में से किसे सबक के मकासद में शामिल होना चाहिए? सबक के मकसद में शामिल होना चाहिए, ये पूछ रहा है। सबक के मकसद में शामिल किसे होना चाहिए? छुट्टियां मनाने की जगह के बारे में मतन से मत तारुफ नहीं। ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग। यस, फैजू ने लिखा है सी। यस, यहाँ पर आपने सोच समझ करके जवाब दिया है। आवाज को पहचाना और उसे मानी खज करना नहीं, सेकंड भी नहीं होगा। सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। थर्ड, तलबा को लुगत में शामिल अल्फाज से मानूस कराना, यानी कि सबक के मकासद में क्या चीज़ शामिल होना चाहिए? तलबा को लुगत में शामिल अल्फाज से मानूस कराना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। तभी तो वो रेस्टोरेंट में मुश्तमिल लफ्जियात से जुड़ पाएगा, समझ जाएगा कि कैसे कैसे रेस्टोरेंट में लफ्ज़ यानी कि वर्ड बोले जाते हैं, किस किस तरह के वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल है, ज़बान की क्लास में तलबा उस्ताद की निगरानी व रहनुमाई में मुख्तलिफ ग्रुप बनाते हैं और दिए हुए मौजू पर एक इश्तहार तैयार करते हैं। इस तरह की ज़बान की आमोजिश को क्या कहा जाता है? ज़बान के खेल, रहनुमाई और काउंसलिंग, शराकती आमोजिश, या फिर मुसाबकत और रकाबत। तो देखिए यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो क्या बोल रहा है, ज़बान की क्लास में यानी कि भाषा के क्लास में तलबा उस्ताद की निगरानी व रहनुमाई में मुख्तलिफ ग्रुप बनाते हैं। वेरी गुड, अलग अलग ग्रुप बनाते हैं बच्चे, और दिए हुए मौजू पर जो टॉपिक दिया गया है उस पर एक इश्तहार भी तैयार करते हैं। इस तरह ज़बान की आमोजिश को कहा जाएगा शराकती आमोजिश। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक, सी, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब अगला सवाल है यहीं पर कि तरन्नुम, लब व लहजा, जेर व जेर और आहंग जैसे लिसानी अमल डॉट डॉट कहे जाते हैं क्या? तौतियाती, अमली, शायरी, या फिर उरूज? उरूज को ही कहा जाएगा। लब व लहजा, जेर व ज़बर, आहंग, तो ये सब चला जाएगा डी में ही। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन विल बी एब्सोल्युटली राइट राइट ऑप्शन। इस जैसे लिसानी अमल को उरूज कहा जाता है। फिर है ये 119 और 120 दोनों लास्ट ही सवाल है, इसका जवाब बताइए। ज़बान की क्लास में उस्ताद तलबा के एक ग्रुप से खरीदार, जायदाद बेचने वाला, ज़मीन के मालिक और किराएदार का रोल अदा करने और दूसरे तलबा को उनकी बातचीत से सुनने और लुत्फ अंदाज होने के लिए कहता है। इस सरगर्मी को क्या कहेंगे? एक्टिंग की क्लास, रहनुमाई, रोल प्ले, या फिर ड्रामा? आप क्या कहेंगे, इसे जल्दी से बता दीजिए। क्या कह रहा है बच्चा? यहाँ पर सबसे पहले तो क्वेश्चन में कहा गया है कि ज़बान की क्लास में उस्ताद जो है शिक्षक तलबा के एक ग्रुप से, विद्यार्थियों का ग्रुप है, उससे खरीदार, जायदाद बेचने वाला, ज़मीन के मालिक और किराएदार का रोल अदा करने और दूसरे तलबा को उनकी बातचीत सुनने और लुत्फ अंदाज होने के लिए कहता है, यानी कि सुनने और मज़े लेने के लिए कहता है। तो इस तरह की सरगर्मी को रोल प्ले ही तो कहा जाएगा, यानी कि बच्चे क्या कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं। कोई बच्चा है जो खरीदार का, कोई जायदाद बेचने वाले का, कोई ज़मीन के मालिक का, कोई किराएदार का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं रोल प्ले करना। इससे जो बच्चे रोल प्ले कर रहे हैं उनसे बोलने की जो महारतें यानी कि कौशल वो डेवलप होंगी, और जो बच्चे सुन रहे हैं वो सुनेंगे तो सुनने के स्किल्स के साथ साथ चीज़ों को समझेंगे, उसमें भी विकास होगा और साथ में मज़ा भी आएगा बच्चों को।
120 नंबर सवाल है कि स्कूल को आमोजशी कसीर लिसानियत पर अमल करना चाहिए क्योंकि यह बच्चे की जबान न के सकाफत को फरोग देता है। क्या बोल रहा है? स्कूल की आमोजशी कसीर लिसानियत यानी कि बहुभाषिकता पर अमल करना चाहिए क्योंकि यह बच्चे की ज़बान न के सकाफत को फ़रोग देता है। ऑप्शन नंबर 1 कट कर दीजिए, ये नहीं होगा। पहली ज़बान के फ़रोग में मुआविन होता है कसीर लिसानियत, नहीं। सेकंड भी नहीं होगा। बच्चे की ज़बान और सकाफत को अहमियत देता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरी ज़बान के तौर पर अंग्रेज़ी की तदरीस को अहमियत देता है, नहीं, डी भी नहीं होगा। ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। बच्चे की जबान और सकाफत को अहमियत देता है। कसीर लिसानियत यानी कि बहुभाषिकता, अलग अलग भाषा बोलने वाले अगर बच्चे हैं तो सभी बच्चों की जबान और उनकी सकाफत यानी कि संस्कृति को अहमियत देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, दोनों का सी और सी बिल्कुल सही है। ठीक, और फाइनली टोटल 30 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब आप बताइए 30 में अगर गलत भी हुआ होगा तो कोई बात नहीं है, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ। इतना ज़्यादा मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगी, हर एक क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में फिट हो जाने वाला है। 25 सही है नुरायशा का, क्या बात है, ज़बरदस्त। तो आज की इस क्लास का पीडीएफ ज्ञापन एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम पर मिल जाएगा। लाइक शेयर वगैरह, और अपने परिवार में जो लोग नए नए आए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे परिवार का एक हिस्सा बनने के लिए। एक ही सही है, नजमुल हक का कहना है, कोई बात नहीं। एमडी अजहर अली का कहना है 30 में 26, परफेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ मैम नहीं मिला था, पीडीएफ में डाल दूंगी, टेंशन नहीं लीजिए आप सभी लोग, पीडीएफ मिल जाएगा। आज का ये क्लास कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइए कि आज का ये क्लास कैसा रहा। मिलेंगे अब हम लोग इसके नेक्स्ट अगले क्लास में नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ और नए एनर्जी के साथ। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आज का क्लास, शुक्रिया मैम जी, क्या बात है, मोस्ट वेलकम। और आज के इस क्लास को अब चलिए एंड किया जाए। एंड कर दिया जाए, किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत तो नहीं है? थैंक यू मैम, आज का फास्ट फूड क्लास बहुत अच्छा लगा। फास्ट फूड से क्वेश्चन पूछा था, कोई बात नहीं है। तो चलिए, सुनीता का कहना है गुरुमा डीएलएड का रिजल्ट कब आएगा? बहुत जल्द आने की संभावना दिख रही है, तो देखिए कब तक आता है, जब आएगा तो आप लोग को बताया जाएगा। मैम प्लीज़ बताइए, बाद में यूट्यूब पर क्लास मिलेगा? यूट्यूब पर क्लास हमेशा अवेलेबल रहता है यूट्यूब पर, ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? बात एकदम साफ है, जितनी भी क्लासेस हैं आपको यूट्यूब पर ही देखने को मिलेंगी। चलिए, अब मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। पेडागोजी में गलती हो रही है तो टेंशन नहीं लीजिए, धीरे धीरे सब सुधार हो जाएगा और ऐसा समय आएगा कि 30 में 30 आप सही कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में नए एनर्जी नए मोटिवेशन के साथ, और तब तक के लिए मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा कि आज का ये क्लास कैसा रहा। कमेंट बॉक्स को खाली छोड़ करके नहीं जाना है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद और खुदा हाफिज़।